अशोक, तुम मुझे दुल्हन बनाकर अपने गांव तो ले चले, पर क्या वहां मुझे अच्छे से रख भी पाओगे? अरे निशा, उसकी तो चिंता ही मत करो। गांव में राम भैया है ना, वहाँ हमारा बहुत बड़ा घर है, खेत हैं, माँ जैसी उमा भाभी हैं और एक प्यारी सी भतीजी गीता भी है। वहाँ तुम्हारा खूब मन लगेगा। बस और देर मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया है, अब स्टेशन चलो जल्दी से। यह कहकर अशोक और निशा ट्रेन में सवार हो जाते हैं। उस समय भयंकर ठंड पड़ रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। सारी रात चलते रहने के बाद ट्रेन सुबह के समय अशोक के गांव के स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, अशोक अपना सामान उठाते हुए कहता है, निशा, अपना स्टेशन आ गया है, चलो अब नीचे उतरो। अपना बैग तो उठा लिया ना तुमने? हाँ हाँ, उठा लिया। ट्रेन से उतरकर अशोक निशा को एक बेंच पर बैठाता है और अपना सामान वहीं रखते हुए कहता है, निशा, तुम यहीं बैठो, मैं गांव जाने के लिए कोई सवारी करके आता हूँ। जल्दी आना, यहाँ तो बहुत ठंड है अशोक। देखो तो कैसे कपकपी बंधी है। बस थोड़ी देर की तो बात है निशा, मैं यूं गया और यूं लौटा। बस सवारी मिल जाए फिर तो आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। घर जाते ही तुम रज़ाई में घुस जाना और गर्मा गर्म पकौड़े खाना। भाभी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं। यह कहकर अशोक चला जाता है और तभी एक अपाहिज भिखारी निशा के पास आता है। भिखारी अपाहिज तो था ही, साथ ही बदन पर कपड़े भी फटे पुराने पहने हुए था। शरीर कांप रहा था और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, मगर फिर भी भीख मांगने के लिए बहुत सारी हिम्मत जुटाए हुए था। मैम साहब, 10-5 रुपए दे दो तो इस गरीब का भला हो। पापी पेट का सवाल है, वरना ऐसी ठंड में कभी भीख मांगने ना निकलता। देखिए, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। मेरे पति को आने दो, मैं आपको पैसे दिला दूंगी। यह सुनकर भिखारी वहीं खड़ा हो जाता है। वह बैसाखी के सहारे एक टांग पर खड़ा ठंड से कांपते हुए मन ही मन सोचता है, किसी अमीर आदमी की धुलन लगती है। भला आदमी होगा तो 10-5 की जगह 500 रुपए की भीख भी दे सकता है। भिखारी यह सोच ही रहा होता है कि तभी अशोक वापस आ जाता है और अपंग भिखारी को खड़ा देखकर चौंक ही जाता है। राम भैया, आप? और इस हालत में? भैया, आप भिखारी के रूप में कैसे? अशोक, कोशिश तो बहुत की सब कुछ बचाने की, पर कम वक्त किस्मत ने मार दिया। राजा जैसे शेर किसान को भिखारी बना दिया भिखारी। और तू अपनी सुना, तूने भी तो हमारा पता नहीं लिया अशोक। यह सुनकर अशोक अपने बड़े भाई राम यानी लंगड़े भिखारी के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, राम भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे पैर छोड़ गधे, भाई के सीने से लग जा, तड़पते मन को कुछ तो शांति मिलेगी। राम के यह कहने पर अशोक जमीन से उठकर राम के गले लगकर रोने लगता है, किंतु निशा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, एक गरीब भिखारी के गले लगते लाज नहीं आती तुमको अशोक? मेरे भाई को भिखारी मत कहो निशा, ये मेरे राम भैया हैं और मैं इनका लक्ष्मण हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे कि मेरे राम भैया ये हैं वो हैं, गांव में हमारा घर है, खेत है। अब वो झूठ तो पकड़ी गई ना, पता चल गया ना कि तुम्हारे राम भैया तो लंगड़े लूले भिखारी हैं अशोक। निशा, खबरदार, जो राम भैया को तुमने भिखारी कहा तो। भिखारी को भिखारी न कहूँ तो और क्या राजा कहूँ अशोक? अरे कहने दे अशोक, इसका क्या कसूर है बेचारी का। भिखारी को कोई भिखारी नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। मेरे होते कोई आपको भिखारी कहे, मुझसे सहन नहीं होगा भैया। बस आप ये बताइए कि आपकी ये हालत हुई कैसे? मेरी ये बर्बादी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी अशोक, जब तूने खेती छोड़कर शहर में जाकर बिजनेस करने का फैसला कर लिया था। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, जरा सुनो तो। अशोक दौड़ते हुए घर आता है। भाभी, 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 भैया कहाँ हैं? आखिर तुम रहते कहाँ हो देवर जी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आज तुमको खेतों में गेहूं की बुआई करवानी थी? तो राम भैया खेतों में गेहूं की बुआई करा रहे हैं, ये कहो ना, मैं भी चला जाता हूँ। यह कहकर अशोक खेतों की तरफ हो लेता है और खेत में पहुंचकर राम से मिलता है। अरे अशोक, यूं भागता हुआ क्यों आ रहा भाई? क्या खेत की बुआई कराने आया है?
नहीं भैया, मैं तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे दोस्त अमर ने शहर में मेरे लिए दुकान खरीद ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है अशोक। अब तो तुम्हें दुकान कर ही लेनी चाहिए। पर तुम दुकान किस चीज की करोगे? राम भैया, मैं होटल चलाऊंगा। सुना है शहर में होटल के बिजनेस में बहुत कमाई हो जाती है। ठीक है, तू बिजनेस ही कर। मैं ठहरा किसान। कम से कम तू तो बिजनेस वाला अमीर आदमी बनना अशोक। हाँ राम भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शहर में दुकान लेने के बाद अशोक को उसमें ढाबा करना था, और यह सब तभी हो सकता था जब उसके पास मोटी पूंजी होती। अशोक, अब ढाबा खोलने में कितने पैसे लगेंगे भाई? राम भैया, कम से कम 10 लाख रुपए और चाहिए। छोटे, जो पैसा मैंने जमा कर रखा था उससे तो बस तेरी दुकान ही आई है। अब ढाबा खोलने के लिए 10 लाख और कहाँ से लाऊं? वो मैं क्या बताऊं, वो तुम जानो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि बस एक बार मेरा बिजनेस चल गया तो समझिए हम गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। राम जब इस बात का जिक्र अपनी पत्नी उमा से करता है तो वह चिंता में पड़ जाती है। देखो, हमारी अपनी बेटी भी जवान होने को है, कल को इसकी शादी भी करनी है। अगर घर और खेत पर कर्ज उठाकर अशोक के बिजनेस पे लगा दोगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ, चाचू शहर में जाकर बिजनेस से पैसा कमाएंगे और हम सब गांव में खेती करके। देखना, जल्दी ही सारा कर्ज उतर जाएगा। क्यों बापू, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। यह कहकर राम सीधे गांव के धनी महाजन के पास जाता है और अपना घर और खेत गिरवी रखकर अशोक के लिए 10 लाख का कर्ज ले लेता है। उधर शहर में अशोक अपने होटल के बिजनेस में ऐसा उलझता है कि घर की तरफ ध्यान ही नहीं देता। इधर बड़ा भाई राम एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा देता है और अपंग हो जाता है। अब वह खेती नहीं कर पाता तो महाजन का कर्ज बढ़ता जाता है। यह देख उमा और गीता चिंतित हो उठती हैं। सुनो, आपको तो भगवान ने खेती करने के काबिल नहीं छोड़ा। अब महाजन के कर्ज का क्या होगा? बापू, क्यों ना इस बारे में चाचा जी को खबर कर दे? नहीं गीता, अगर उसे बताया तो वो सब काम छोड़कर घर लौट आएगा। बहुत पैसा लगाया है उस पर, उसे काम करने दो। समय बीतता जाता है और एक दिन महाजन उनके घर और खेत पर कब्जा करके उन्हें घर से निकाल देता है और वे तीनों रेलवे स्टेशन के कोने में प्लास्टिक पन्नी से झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। बस उस हादसे के बाद जिंदगी ऐसी हो गई कि भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। राम भैया, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम के साथ साथ गांव आता रहता तो शायद ये कभी नहीं होता। अशोक, आपके बड़े भैया तो सच में राम जैसे ही निकले, पर अब हम रहेंगे कहाँ? देखो तो कितनी ठंड पड़ रही है। यहाँ पास में ही हमारी झोपड़ी है, चलो वहां चलो। निशा, प्लीज आज का दिन गीता और भाभी के साथ रेलवे स्टेशन पर काट लो। कल मैं महाजन का सारा कर्ज चुकता करके अपना घर और खेत सब वापस ले लूंगा। यह सुनकर राम को तो जैसे दूसरा जीवन मिल गया। वह खुशी खुशी निशा और अशोक को अपनी झोपड़ी में ले गया, जहां उन सब ने एक ही कंबल में ठंड की रात काटी और अगली सुबह महाजन का पूरा कर्ज चुकाकर अपने घर में रहने लगे। भुवन की अभी उम्र ही क्या थी। शादी के चौथे साल में ही उसकी पत्नी मर गई। 3 साल की उर्मी को एक माँ और भुवन को जीवन साथी की जरूरत थी, इसीलिए उसने उर्मी की नई माँ लाने का फैसला कर लिया। लेकिन उर्मी 8 साल की हो गई। भुवन को कोई लड़की नहीं मिली जो उसकी बच्ची को अपना सके। एक 8 साल की बेटी के बाप को अपनी कुंवारी बेटी कौन देता? मजबूरी में उसे 2 बेटों की माँ रेखा से शादी करनी पड़ी। उर्मी ने पूछा, पिताजी, माँ के साथ मेरे 2 भाई भी आए हैं। हाँ उर्मी, तेरी नई माँ तो आ गई। फिर कल को तू कहेगी कि मुझे भैया भी चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए 2 भाई भी साथ ले आया। अगले दिन भुवन बोला, रेखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत पड़े तो पैसे अलमारी में रखे हैं। बस हमारे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना। भुवन चला गया और फिर शुरू हुआ सौतेली माँ का कहर। काली शक्ल की
मैं ध्यान रखूं, वो भी उर्मी का? हाँ, उर्मी कब तक खेलोगी? छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेलती रहो। निशांत, चिराग, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, और उर्मी तुम जरा घर में झाड़ू पोछा कर लो। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। उर्मी ने खुशी खुशी नई माँ का आदेश मान लिया और झाड़ू पोछा कर दिया। फिर दोनों भाइयों के जूठे बर्तन भी मांज दिए। उसे क्या पता था कि अब ये सारे काम उसे रोज स्कूल से आने के बाद भी करने पड़ेंगे। माँ, तुम उर्मी को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हम दोनों से छोटी है और आप उससे इतना सारा काम कराती हैं। अरे बेटा, वो लड़की जात है, एक तो काली, ऊपर से काम भी नहीं सीखेगी तो लोग मुझे ही दोष देंगे कि सौतेली माँ है इसलिए कुछ नहीं सिखाया। लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए, वरना वो क्या मुझे बुरी लगती है? वो भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। रेखा ने धीरे धीरे उसे नौकरानी ही बना डाला। इसी तरह उर्मी जवान हो गई। एक दिन हार्ट अटैक से भुवन की अचानक मौत हो गई। कुछ दिन घर में मातम रहा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। दुखी थी तो बस उर्मी। उर्मी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने रोती हुई बोली, पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उसके रोने की आवाज सुनकर रेखा बोली, अरे बस करो उर्मी, अब कब तक मातम मनाओगी? तुमने ही अपने पिताजी को नहीं खोया, निशांत और चिराग ने भी खोया है, इसलिए चुप हो जाओ और खाना बना लो। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उफ, ये बुढ़ापा मेरी जान लेकर छोड़ेगा। भुवन के जाने के बाद रेखा उर्मी के साथ और ज्यादा अत्याचार करने लगी। इसी कारण वह 10वीं में फेल हो गई और उसके बाद रेखा ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी और घर के सारे काम उसी से करवाने लगी। माँ, उर्मी फेल हो गई तो क्या दोबारा कोशिश कर लेगी? उसे एक मौका और दे दो। अरे तुझे नहीं पता बेटा, जमाना खराब है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही कहेंगे कि सौतेली माँ ने ज्यादा ढील दे रखी थी। उसकी बातें सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बनता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन रेखा अपने बेटों को नई दुल्हन के साथ देखकर चौंक गई और बोली, अरे निशांत, चिराग, ये क्या अंग्रेजी दुल्हन? इसका मतलब तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। माँ, माफ़ करना, बताने का मौका ही नहीं मिला। हैरी और ईवा के डैडी इनकी शादी कहीं और कर देते, इसलिए हमें मजबूरी में तुमसे बिना बताए शादी करनी पड़ी। अपनी अंग्रेजन भाभियों को देखकर उर्मी बोली, अरे वाह, मेरी दो अंग्रेजन भाभियाँ। चलो भाभी, अंदर चलो। चिराग, ये ब्लैक गर्ल कौन है? जबान संभाल के, ये मेरी लाडली बहन उर्मी है। उर्मी, दूर हटो। अपनी बहुओं को तो मैं स्वागत करके अंदर लेकर जाऊंगी। उर्मी, तुम जाओ यहाँ से और जाकर मेरी बहुओं का कमरा अच्छे से साफ कर दो। हैरी और ईवा अंदर गईं तो उन्होंने उर्मी को पोछा लगाते देखा। हैरी हैरान हो गई और बोली, हे नो उर्मी, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये काम तो सर्वेंट करते हैं। तुम तो इस घर की डॉटर हो। अरे मेरी प्यारी बहू, ये डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं है, 10वीं फेल है। हाँ माँ, ये डॉक्टर नहीं, डॉटर यानी बेटी कह रही है। कुछ दिन बीत गए। हैरी और ईवा देखती थीं कि रेखा उर्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। घर में जब सब लोग खाना खा लेते तो बचा कुचा खाना उसकी थाली में डालकर दे देती और बेचारी उर्मी उसे चुपचाप खा लेती। एक दिन हैरी चिराग से बोली, तुम्हारा सिस्टर कितना अच्छा है और मॉम उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करता है। तुम अपनी मॉम को समझाता क्यों नहीं? मैंने माँ को बहुत समझाया, मगर उन्हें समझ नहीं आता। मैं क्या करूं जो मेरी बहन खुश रहे। एक अच्छा लड़का ढूंढकर अब उसका शादी कर देना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो उर्मी भी शादी के लायक हो गई है। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन जब हैरी और निशांत ने ये बात रेखा के सामने रखी तो उसे डर सताने लगा कि वह ससुराल चली गई तो घर का काम कौन करेगा।
ये अंग्रेजी बहुएं तो वैसे ही मेम साहब हैं, इन्हें तो घर के काम काज की ABCD भी नहीं आती। शादी तो करनी ही पड़ेगी बेटा, आखिर किसी की बेटियां घर रही हैं। मगर इसके बिना तो घर सूना हो जाएगा, और तुम कैसे रहोगे इसके बिना? इतना लाड़ जो करते हो इसे, और इसकी भाभियां तो इसे पलकों पर बिठा कर रखती हैं। मॉम, उर्मी बहुत ही मायूस सी लड़की है, हम इसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ईवा, मायूस नहीं, मासूम कहते हैं। ओह सॉरी, मुझे हिंदी कम आता है। उर्मी, मैं तुम्हारे लिए एक क्रीम लाया है, उससे तुम शादी से पहले गोरा हो जाएगा। रेखा को लगा कि अब ये लोग उर्मी की शादी करके ही मानेंगे, इसीलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे ऐसा कर दूं जो इसकी शादी ही ना हो, और ये जिंदगी भर इसी तरह मेरा घर संभालती रहे। क्यों ना इसकी सूरत बिगाड़ दूं, मगर कैसे? हाँ, चेहरा जला देती हूँ, गैस खुली छोड़ दूं। अरे नहीं, कहीं मरमर आ गई तो। हाँ, अरे हाँ, इसकी क्रीम में तेजाब मिला देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे गोरी होती है। शक्ल बिगड़ी तो अंग्रेजन बहू का ही नाम आएगा। उर्मी कपड़े उतारने छत पर गई थी, तभी रेखा तेजाब की बोतल उसके कमरे में लेकर गई और जल्दी जल्दी उसकी क्रीम में मिलाने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा कि हैरी और ईवा उसकी वीडियो बना रही हैं। हैरी और ईवा को लगा था कि रेखा कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए वो दोनों चुपके से उसके पीछे आ गई थीं। उन्हें देखते ही रेखा के हाथ से क्रीम की डिब्बी छूट गई और वह डर के मारे थर-थर कांपने लगी। मॉम, तुम उर्वी की क्रीम में एसिड मिला रहा था, उसका मतलब तुम उसका चेहरा बिगाड़ना चाहता है। अब हम ये वीडियो तुम्हारे बेटों और पुलिस को दिखाएगा, उसके बाद तुम जेल जाना। ना, मैं उर्मी की दुश्मन थोड़ी ही ना हूँ, मैं माँ हूँ उसकी। तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है? हमें कोई गलत फहमी नहीं हुआ, इस वीडियो में प्रूफ है। रेखा अपने बचाव में ऊल जलूल बोलने लगी, वो दोनों भी बोलने लगी। तभी उनका शोर सुनकर निशांत और चिराग भी आ गए। दोनों अंग्रेजन बहुओं ने जब सबको ये वीडियो दिखाई तो उनके पैर से जमीन खिसक गई। मैं अभी पुलिस को बुलाता है। नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ के लिए उर्मी की ज़िंदगी खराब करने जा रही थी। मैं माँ नहीं, डायन हूँ, डायन। मुझे जो चाहे सज़ा दो, मगर पुलिस को मत बुलाना। उर्मी, तुम तो ये तेजाब की बोतल मेरे ऊपर डाल दो, मगर मुझे माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो। नहीं माँ, तुम तो मेरी माँ हो, मैं ये अपराध कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें माफ़ किया माँ। देखा मॉम, हमारी उर्मी कितनी अच्छी है और आप इसका चेहरा जलाना चाहती थी। उर्मी हमारी लाडली ननद है, अगर आपने उसे कभी भी सताया तो ये वीडियो हम पुलिस को दे देगा। नहीं, अब मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। आज से उसे मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। हाँ। और उसके बाद अंग्रेजन भाभियों ने अपनी लाडली ननद को गले से लगा लिया।